आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो में राजनीतिक भूगोल में उपागमों के विकास और विभिन्न जो विद्वान थे जिन्होंने एक राजनीतिक भूगोल या एक राजनीतिक दृष्टिकोण के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। आज हम वो 6 जो अप्रोचेस थी, चाहे वो पावर एनालिसिस हो, हिस्टोरिकल अप्रोच हो, मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल अप्रोच हो, या यूनिफाइड अप्रोच हो, या जो सिस्टम अप्रोच है, उनमें हम इन अप्रोचेस के ऊपर ब्रीफली चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम अप्रोच की बात करें तो पावर एनालिसिस अप्रोच जो है उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। और जो शक्ति विश्लेषण जो दृष्टिकोण है, तो राजनीतिक भूगोल के डेवलपमेंट में जो पावर एनालिसिस जो दृष्टिकोण था वो हमेशा ही रहा। अब चाहे वो रेडजेल की हम बात करें या उसके पूर्व के जो विद्वान थे, या हम अरेबियन जियोग्राफर्स की बात करें, तो जो इब्न खालदून की जब हम बात कर रहे थे तब भी हमने ये कहा था कि एक जो संघर्ष था, एक जो घुमक्कड़ जो जनजातियां होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो उस शक्ति की प्राप्ति करना चाह रहे थे, अपनी अधिकार क्षेत्र के विस्तार की बात करना चाह रहे थे। उसी तरह का विचार जो आधुनिक जो भूगोलवेत्ता थे उसमें हम रेडजेल की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने जो लिविंग स्पेस की, स्थान की आवश्यकता की बात जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में की, लेबनस्ट्रम की बात की, तो वो सभी दृष्टिकोण जो पावर एनालिसिस है, जो पावर विश्लेषण जो दृष्टिकोण था, उसके इर्द गिर्द रहा। अब यहाँ जब शक्ति विश्लेषण की बात करते हैं तो उसके अंदर चाहे वो भौतिक हो, आर्थिक कारक हो, राजनीतिक स्वयं अपने आप में निर्णय लेने की जो क्षमताएं होती हैं वो एक अपने आप में एक राजनीतिक स्थिरता की बात करें वो एक कारक हो, उनको हम यहाँ सभी को शामिल करते हैं। या किसी भी राजनीतिक इकाई की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से हमने कहा था कि एक राज्य के लिए एक राजनीतिक सीमा, एक संसाधन, एक राजनीतिक व्यवस्था का होना जरूरी होता है, तो उसके शक्ति के विस्तार या उसके जब हम पावर एनालिसिस करते हैं तो उसको जो निर्भरता है वो कई कारकों के ऊपर निर्भर करती है। इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो कोहन जो विद्वान थे, एस.बी. कोहन, उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी, उनकी पुस्तक थी ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन डिवाइड वर्ल्ड, बहुत महत्वपूर्ण रही। और इन्होंने इस पावर एनालिसिस को अपने विभिन्न जो पॉइंट्स थे उनके आधार पर समझाने की कोशिश भी करी। इन्होंने कहा कि जब प्राकृतिक वातावरण की हम बात करते हैं तो यहाँ प्राकृतिक वातावरण का जो संबंध है उसके अंदर जो जलवायु होती है, जलवायु के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो वनस्पति होती है या वहाँ जो मृदा होती है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। और जिस तरह की बात विभिन्न विद्वानों ने जो क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर भी कही, तो यहाँ जो शक्ति का जो विकास की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो मिडिल ईस्ट एशिया के जो दो देश जो होते हैं, जो एक तरह से उनके अंदर एक विस्तारवाद की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, तो वो प्राकृतिक वातावरण से जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, जबकि जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर उस तरह का साहसिक जो दृष्टिकोण है वो हमें देखने को नहीं मिलता। तो प्राकृतिक वातावरण किसी भी राज्य की शक्ति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन एवं संचार की बात करें तो राज्य को संचालित करने में अपने जो शक्ति के विस्तार के दृष्टिकोण से, या एक जो केंद्रापसारी जो शक्तियाँ होती हैं, सेंट्रीपेटल जो फोर्सेस होते हैं, वो ज़्यादा प्रभावी रूप से किस तरह से कार्य करेंगे, वहाँ कम्युनिकेशन और जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है किसी भी राज्य के शक्ति के विस्तार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ जब हम कच्चे पदार्थ की बात करते हैं, जिस तरह से विचार कोहन ने रखे, तो ये रिसोर्सेज की बात यहाँ पे की जा रही है। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वो राज्य उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होगी, यानी उसका जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट है वो उसकी राजनीतिक शक्ति के विस्तार और वैश्विक स्वीकार्यता को अधिक प्रबल बनाता है। जनसंख्या, अब जनसंख्या की जो स्थितियां हैं वो जो जनाधिक्य है, वो स्किल्ड पॉपुलेशन है या उसका केवल एक जनसंख्या
एक संख्या के दृष्टिकोण से अधिक हो सकता है, लेकिन राजनीतिक वैश्विक जो शक्ति के रूप में वो कमजोर हो सकता है। तो वो जो विचार है, लेकिन जनसंख्या एक संसाधन होता है और जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में, एक शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक जो संरचनाएं होती हैं वो वहाँ उस क्षेत्र के वातावरण से, वहाँ की जनसंख्या से, वहाँ का जो संसाधन है उसके द्वारा निर्धारित होती है। और जहाँ एक संगठित, एक निर्णयकारी जो राजनीतिक शक्तियाँ मजबूत होती है, वहाँ पर वो राज्य उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो इस तरह के जो एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो एक पावर एनालिसिस अप्रोच जो होती है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह का जो दृष्टिकोण है, आज हम चाहे अमेरिका को एक स्टेट, एक पावरफुल स्टेट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो स्टेट का मतलब यहाँ हमारे एक देश से होता है, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर हम एक इकाई की जब बात करते हैं तो हम स्टेट जो वर्ड होता है उसको हम यहाँ पर यूज लेते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, क्या भारत की जो जनसंख्या, विशाल जो जनसंख्या है वो एक संसाधन है या उसको एक संसाधन बनाया जा सकता है, क्या वो एक जनसंख्या एक शक्ति या पावर के रूप में स्थापित हो सकती है। तो इस तरह के जो दृष्टिकोण है वो इस शक्ति विश्लेषण दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह की बात जो है, दूसरी जो अप्रोच है जिसकी हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे वो है ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल जो अप्रोच है राजनीतिक भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, या हमारे किसी भी विषय के अंदर जो ऐतिहासिक जो दृष्टिकोण होता है वो ये कहता है कि पूर्व में की गई गलतियों को सुधार कर आने वाले समय के अंदर हमारे जो निर्णय की जो प्रक्रियाएं हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर भी, यहाँ जब अप्रोच में हिस्टोरिकल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो उस हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर यही दृष्टिकोण निहित है कि पूर्व में लिए गए राजनीतिक निर्णयों के क्या प्रभाव रहे और उन प्रभावों में क्या सकारात्मक दृष्टिकोण रहा, क्या उसके अंदर उसके ड्रॉबैक्स रहे, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के अंदर हम राजनीतिक जो निर्णय है वो ले सकते हैं। तो इस हिस्टोरिकल जो अप्रोच है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो बल था वो विटलेसी के द्वारा दिया गया। इनकी जो पुस्तक थी द अर्थ एंड द स्टेट, इसके अंदर इन्होंने फ्रांस के डेवलपमेंट की, उसके ओरिजिन की उसको भी के आधार पर इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन वर्तमान के अंदर भी जो विभिन्न जो स्टेट्स होते हैं उनकी जो निर्णय प्रक्रियाएं जो होती हैं या उनकी जो भी स्ट्रेटजी रहती है तो उसके अंदर पूर्व के जो अनुभव रहे हैं उनको आधार अवश्य बनाया जाता है। चाहे अगर हम भारत की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत ने 1962 के अंदर जो चाइना से हमारा वार हुआ तो उसके अंदर जो भी हमारी कमियां रहीं वो आने वाले समय के अंदर उनको हम ध्यान में रखते हैं, जिससे कि हमारे राजनीतिक निर्णय की जो प्रक्रियाएं हैं वो उस पूर्व के अनुभव से प्रभावित होती हैं और आगे आने वाले समय की स्ट्रेटजी के निर्माण के अंदर वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये जो सभी जो चीज़ें हैं इन या ये कहें कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो हिस्टोरिकल जो अप्रोच है बहुत महत्वपूर्ण होती है, या एक राजनीतिक व्यवस्था के स्थापित होने में या उस राजनीतिक व्यवस्था के ह्रास में, या समय के साथ कोई राष्ट्र विकसित होता है या कुछ राष्ट्र उस विकास की अवस्थाओं में कौन से कारण है जिनके कारण वो पिछड़ जाता है। तो ये हिस्टोरिकल जो अप्रोच, जो ऐतिहासिक जो अप्रोच है, पूर्व में की गई गलतियों में सुधार करने का एक आधार प्रदान करता है। तो राजनीतिक भूगोल को समझने में पूर्व के अंदर जो विचार दिए गए, अगर हम ये कहें कि हम रेडजेल के विचारों की बात करें तो ये कहा जाता है कि रेडजेल विचारों ने एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो उन विचारकों के जो अंतर्निहित जो बातें थी उनको भी इस हिस्टोरिकल अप्रोच के दृष्टिकोण से देखा जाता है और समय के साथ पूर्व के अनुभवों और आने वाले समय की परिस्थितियों के अनुसार उसके अंदर सुधार की जो प्रक्रियाएं हैं हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद।